जो सिक्स्थ टॉपिक वो मैं बता रहा था कि आपको जो है सबसे पहले निफ्टी का मूवमेंट देखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं, ये मैं हीरा ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये जो स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपके हाथ में लग जाएगा हीरा, और आपके पैसे जो है हर महीने 10% के हिसाब से बढ़ सकते हैं पोजिशनल ट्रेड में। लेकिन आप देख रहे हैं कि हीरा को, अगर आपको हीरा आपको चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। आपको हीरे के खदान में जाना पड़ेगा, काले काले कोयलों से टकराना पड़ेगा, तब कहीं आपको हीरा छुपा हुआ मिलेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप में प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिक्स स्टेप ये है कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक को कंपेयर करना है निफ्टी से, और उसके बाद सेक्टर से। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने अभी बता रहा था कि अगर कोई स्टॉक, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है तो कोई ना कोई सेक्टर इसको ऊपर की तरफ लेकर जाता है। जैसे अभी निफ्टी ऊपर जा रही है तो कौन सा सेक्टर इसको ऊपर लेकर गया है? फार्मा सेक्टर ऊपर लेकर गया है, राइट, फार्मा। तो आपको क्या करना है कि ये चेक करना है कि अगर मान लीजिए आप सिप्ला बाई कर रहे हैं या फिर सन फार्मा बाई कर रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि अगर जिस दिन निफ्टी क्रैश हुई थी, जिस दिन निफ्टी गिरी थी, क्रैश हुई थी मतलब नीचे गिरी थी, निफ्टी में अगर मान लीजिए 2% की गिरावट किसी दिन आई थी, उस दिन इस पर्टिकुलर सेक्टर में कितने की गिरावट आई थी। तो आपने देखा कि अगर निफ्टी 2% गिरा था, यहाँ पे निफ्टी 2% गिरा, तो आपने देखा कि जो सेक्टर है, अब मैं फार्मा का एग्जांपल दे देता हूँ, ये फार्मा जो है वो सिर्फ 1% गिरा था। और मेरा जो स्टॉक है, मैं एक रैंडम स्टॉक ऐसे उठा लेता हूँ, ये कोई मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ ये कितना गिरा था, मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ। और ये सिप्ला है, ये 0.75% गिरा था। तो आपका क्या ये पैरामीटर क्या था कि निफ्टी 2% गिरा, लेकिन कौन सा सेक्टर कम गिरा था अभी हाल फिलहाल में? ये सेक्टर पिछले, अगर एक वीकली चार्ट पे आप चेक कर रहे हैं तो आपने देखा कि फार्मा सिर्फ 1% गिरा था, लेकिन निफ्टी से कम गिरा था। और मेरा जो स्टॉक है वो मेरे सिप्ला, चूंकि फार्मा सेक्टर से आता है, तो फार्मा सेक्टर जितना गिरा था उससे भी कम मेरा स्टॉक गिरा था, यानी कि सिप्ला इज अ गुड बाय, ठीक है। यानी कि जो भी स्टॉक है, सन फार्मा इज अ गुड बाय, मैं सिप्ला ऐसे ही नाम ले लिया मैंने। और एग्जांपल लीजिए, आप देख रहे हैं कि निफ्टी जिस दिन 2% ऊपर था, आपने देखा कि मेरा जो सेक्टर था, यानी जो फार्मा सेक्टर है, वो आपने देखा कि जिस दिन निफ्टी 2% ऊपर था, उस दिन फार्मा सेक्टर 4% ऊपर था। और उस दिन मेरा पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो 5% ऊपर है, जिसमें मैं बाई करने वाला हूँ। तो यानी कि निफ्टी 2% उठा था तो मेरा स्टॉक 5% और सेक्टर 4% ऊपर ऊपर था, यानी कि दिस इज अ गुड बाय। तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है, ठीक है। ये इंट्राडे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है महीने 2 महीने के ट्रेड्स की, जिसमें आप अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये 10,000 रुपए जो है मेरे एक महीने में, ये 10,000 को मुझे 11,000 बनाना है और श्योर शॉट बनाना है। तब आपको देखना होगा कि कौन सा सेक्टर में मुझे जाना है, और फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर में जाकर उस पर्टिकुलर स्टॉक को ढूंढना है, ठीक है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है आपको ढूंढना होगा। और एक सेवेंथ पॉइंट है, सेवेंथ जो पॉइंट है वो है, फिर से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ही मैं वापस लौटूंगा, उससे थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता ही है कि अगर आपने कोई चार्ट, कोई स्टॉक आपको अगर मिल गया है, जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं एक रैंडम स्टॉक उठाता हूँ, बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस अगर ऐसे ऊपर आ रहा है, ठीक है, आपको पता है कि मार्च के लो में, यहाँ पे मार्च में जो कोरोना वाला जो इशू हुआ था, उसकी वजह से बजाज फाइनेंस 2500 आ गया था, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मैंने बजाज फाइनेंस रेकमेंड किया था, मैंने रेकमेंड किया था पर्सनली अपने ही घर के लोगों को 2500 पे, ठीक है। और वो इतने खुश हो गए जब वो 2500 से 3,000 गया कि उन्होंने काट दिया। और वो इतने खुश हो गए कि पूरा का पूरा काट दिया कि अरे तुमने तो कितना बढ़िया बता दिया, 2500 का 3,000 बना दिया आपने, और वो भी 5,000 पहुंचने वाला बजाज फाइनेंस। मैंने आपको रूल क्या बताया था, अगर आप प्रॉफिट में है तो उस स्टॉक को पूरी तरह से कभी नहीं काटेंगे, ये डिसिप्लिन है। प्रॉफिट वाले स्टॉक को पूरे पूरा एग्जिट कभी नहीं करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे कुछ ना कुछ क्वांटिटी। आपका जो इनपुट है वो आप निकाल लेंगे, और जो प्रॉफिट है उसको छोड़ देंगे। बजाज फाइनेंस आपको पता है इसको जाना ऊपर ही है। आप क्या करते हैं, 2500 रुपए आपने आपने जो इन्वेस्ट किया था वो 2500 निकाल लेते हैं, जो 500 जो प्रॉफिट आ रहा है 3,000 पहुंचने पे, वो 500 का आप इन्वेस्टेड ही रहने दीजिए मार्केट में। अगर आप स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है तो इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। आप लोग मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं अगर कुछ स्टॉक में आपको दिक्कत आ रही है तो मैं ये बता रहा था कि अब एग्जांपल लीजिए कि अब यहाँ पे बजाज फाइनेंस 4800 पे आ चुका है, मेरे ख्याल से रियल चार्ट में भी ये 4800 पे ही है। और अगर इस तरह का चार्ट आपको दिख रहा है
इस तरह का चार्ट दिखा, तो आपको एंट्री पॉइंट कहाँ दिखता है? आपको एंट्री पॉइंट आप कहेंगे कि अगर मुझे एंट्री लेना भी है तो मैं एंट्री लूंगा इस पे, ठीक है, और उस सिचुएशन में मेरा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। और आप बैठे हुए हैं कि भैया स्टॉक महाराज आप जो है, और ये 4800 पे है, और ये स्टॉक ये जो लेवल है ये 4600 का है, ठीक है, और ये जो स्विंग लो है ये एग्जांपल लीजिए 4200 पे है। तो आपको बजाज फाइनेंस का स्टॉक मिल गया, क्यों मिला? निफ्टी ऊपर है, मेरा सेक्टर ऊपर है, ये एनबीएफसी में आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में, निफ्टी एनबीएफसी में, निफ्टी एनबीएफसी जो है वो भी ऊपर है, हाँ है। क्या निफ्टी के बराबर ऊपर है? तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी से ज्यादा ही ऊपर है। अगर निफ्टी अगर मान लीजिए 5% ऊपर है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तो एनबीएफसी का जो सेक्टर है वो 10% ऊपर है, ठीक है, और बजाज फाइनेंस 20% ऊपर है। तो यानी कि बजाज फाइनेंस क्या है? एक्सट्रीमली बुलिश है। तो आपको क्या करना है? इसमें एंट्री लेनी है। कब एंट्री लेनी है? आपको अपना अपना जो है प्राइस पहले से पता लगाना है कि बजाज फाइनेंस अगर 4600 आया, ये जो लेवल है 4600 आया, तब मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ इस जोन में। और उस सिचुएशन में मेरा स्टॉप लॉस 4200 के नीचे रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस है कितने? 400 पॉइंट का। तो मेरा टारगेट कितना होना चाहिए? कम से कम 1000 पॉइंट का। तो मेरा टारगेट 5800 का होना चाहिए। क्या जाने की संभावना है? हाँ है। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस अभी भी यही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो रिसेंट सपोर्ट है वही स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस अपने मन से तो ऐसा है नहीं कि यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं स्टॉप लॉस यहाँ डाल देंगे, फिर तो बेवकूफी का लाइए। स्टॉप लॉस हमेशा वो पॉइंट होता है जहां पर जहां पे जब अगर प्राइस चला जाए तो उसके दोबारा ऊपर जाने की संभावना खत्म, और आपका मैक्सिमम लॉस भी हो चुका है। इससे ज्यादा लॉस आप बेयर नहीं कर सकते हैं अगर आप बहुत अमीर नहीं है तो, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भैया ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो आप कहेंगे कि भैया स्टॉप लॉस 400 रुपए का ही है मेरे पास, तो 4600 पे ही लूंगा। तुम आओगे तो मैं तुमको लूंगा, तुम अगर ऊपर चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स पड़े हुए हैं। तो आपको अपना एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए। यानी कि अगर इसको लिखा जाए 7th पॉइंट, तो फाइंड आउट योर एंट्री पॉइंट, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट आप बाजार के कहने पर नहीं ले लेंगे कि भैया मार्केट बहुत ऊपर है, ले लो ले लो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि 1 लाख रुपए है, कौन सा स्टॉक लूं? तो भैया जो है कोई भी पेनी स्टॉक उठा लो, रुचि सोया उठा लो, चला गया ऊपर तो ठीक है, नहीं तो जीरो हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। और लकली चला भी गया था ऊपर। बहुत सारे स्टॉक नीचे भी आ सकते हैं। रिलायंस पावर उठा लो, 100 रुपए से नीचे आ गया, 1-2 रुपए पर ट्रेड करता है। तो भैया जब आप गाड़ी जो है, तो आप खुद से सोचिए कि जब आपको गाड़ी खरीदनी होती है तो वही कहता है कि एक काम करो तुम सुजुकी का, मारुति सुजुकी का ब्रीजा ले लो। तो भैया आप जाकर ले लेते हैं दोस्त के कहने पे, या खुद से उसका रिसर्च करते हैं। तो वैसे ही स्टॉक भी गाड़ी खरीदने के जैसे ही है। आपको अपना एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे एंट्री लेना है। वहां पे आया तो लेंगे एंट्री, नहीं आया तो एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये 7 पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो है हमेशा सक्सेसफुल होंगे। अब जो है कुछ लोग जो है, या जो मॉडर्न जमाने में आजकल जो चीजें है, इसी को इलियट वेव आपको आपको पढ़ाएंगे इसी पे। ये काम करो इलियट वेव के हिसाब से, यहाँ पे जो है एंट्री बनती है। थोड़ा बहुत इलियट वेव मुझे भी आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जितना दिमाग आप इलियट वेव सीखने में आप खर्च करेंगे, इलियट वेव फिर से ये बहुत ही हाई फाई चीज हो गई, और विथ लेस रिजल्ट। जितना मेहनत आप इसमें करेंगे इसको सीखने में, उतनी मेहनत अगर आप स्टॉक ढूंढने में कर लें ये 7 पैरामीटर पे, तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगा, बजाय कि ये नई नया इंडिकेटर जो इलियट वेव प्राइस एक्शन का हिस्सा है ये सीखने के। इलियट में भी यही होता है, लगातार हायर हाई बन रहा है। पहला हाई जो है यहाँ होना चाहिए, दूसरा हाई का करेक्शन इतना होना चाहिए, ये लेग होना चाहिए, ये 1-2-3 पैटर्न बनना चाहिए, नीचे से भी 1-2-3 पैटर्न बनना चाहिए। तो पता चला कि 1-2-3 पैटर्न देख लो, इससे अच्छा चैनल देख लो, बात तो सेम ही है। तो जो प्राइस एक्शन आप बेसिक प्राइस एक्शन होता है उसी से इलियट वेव भी बना है। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो इलियट वेव सीखने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने बीच में भी मैंने भी सीखना छोड़ दिया था, मुझे कुछ खास इंटरेस्टिंग लगा नहीं था। तो मैंने कहा यार जितनी बातें ये बता रहा है वो बातें तो, वो सारी बातें तो प्राइस एक्शन में ऐसे भी मैं फॉलो करता हूँ, तो फिर ये हाई फाई टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत क्या है? इससे अच्छा वो मेहनत जो है स्टॉक ढूंढने में कर लो, अपने जो है स्किल को और शार्पन करने में कर लो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ट्रैप। ट्रैप क्या होता है? ये 7 पॉइंट मैंने बता दिया, अब मैं आपको ट्रैप बता रहा हूँ। बहुत सारे जब ये इन सारे चीजों को आप फॉलो कर लेंगे ना, तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये इतना ऊपर आ गया है, ये जो है 100 रुपए का स्टॉक 2000 का हो चुका है, 20 गुना हो चुका है, ठीक है।
और आप जितने पैरामीटर मैंने बताया, 7 पैरामीटर बताए, 8 पैरामीटर जितने भी बताए मैंने, उन सब पे ये बिल्कुल सही फिट होता है। 100 रुपए का स्टॉक 2000 पे आ गया है और सारे पैरामीटर पे बिल्कुल सही फिट होता है, तो क्या आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करेंगे? अब इसमें आप सवाल ये उठता है कि जब इस तरह का मूवमेंट आप देखें ना, इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, तो आप थोड़ा सा जो है सतर्क हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि भैया ये ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं लूं और मेरे लेने के बाद यहीं पर रुक जाए और मैं वेट करता रहूं, ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हो ना ये कहीं पहुंच जाए, जिसको हम बोलते हैं कि भैया ये स्टॉक जो है इसने अपनी रैली आ चुकी है, एग्जॉर्शन एग्जॉस्ट हो चुका है ये स्टॉक। तो आपको जो है बहुत ही जो है अपनी अपने प्राइस एक्शन का नॉलेज लगा के देखना है कि मैं जो एंट्री ले रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल अपना स्टॉप, अपना जो स्टॉक पर्टिकुलर है वो अपना टॉप लगा रहे हैं वहां पे मैं एंट्री ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्टॉक का टॉप कहाँ पे है, और टॉप पहचानने का तरीका क्या है? टॉप पहचानने का तरीका वही है जो इंट्राडे में मैंने बताया है ना, वही तरीका जो है पोजिशनल में भी टॉप पहचानने का कि मार्केट अपना टॉप लगा चुका है, वही तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आप प्राइस एक्शन आपको आता है तो 5 सेकंड के टाइम फ्रेम में भी आप चार्ट में ट्रेड करेंगे तो सेम प्राइस एक्शन का रूल होगा, और अगर आप उसको 5 आवर या 5 मंथ्स के टाइम फ्रेम में भी काम करेंगे तो सेम रूल होगा, थोड़ा बहुत चेंज होके। तो जब भी आप एंटर ले रहे हैं तो एक ट्रैप से आप दूर रहेंगे, ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि भैया मैं किसी ट्रैप में फंसने वाला हूं, जैसे कि मैं फंसा था अभी क्रूड ऑयल में। क्या ट्रैप था मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। ठीक है, असल में नहीं, मैं नहीं फंसा था, मुझे तो पता था। मेरे कहने पे एक भाई साहब है दुबई की, वो ट्रेड करते हैं ऑयल मार्केट में। ठीक है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि यार मुझे ऑयल में ट्रेड करना है, क्या करूं? तो मैंने उनको एक बात बताई थी, ये देखिए, ये जो एग्जॉर्शन मूव जो है कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती है मूव, वो आप कैसे पहचानेंगे? ये 30 मिनट का कैंडल है। ठीक है, ये यूएस ऑयल का चार्ट है, दुनिया का कोई भी चार्ट हो, आजकल तो अब तो पानी भी ट्रेड होने वाला है, वाटर ट्रेड होने वाला है, तो सर वाटर कुछ हो नहीं दिख रहा। ऑयल हो कुछ भी हो। स्क्रीन दिख रहा हेलो है ना? सर। नहीं सर, नहीं दिख नहीं रहा। अच्छा सॉरी, अच्छा क्या आपने बता दिया। तो ये देखिए, ये यूएस ऑयल का चार्ट है। ठीक है, नाम से मतलब नहीं है, ये निफ्टी का भी हो सकता है, बैंक निफ्टी का हो सकता है, चार्ट का प्रॉपर्टी हर जगह सेम होता है। ये 30 मिनट्स का चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, हुआ क्या था कि ये 1 आवर का चार्ट पे मैं लगा देता हूँ और मैं आपको एक लेवल दिखाने की कोशिश करता हूँ। चार्ट पूरा नहीं दिख रहा है। उस वक्त मैंने जो एनालिसिस की थी वो ये एनालिसिस एनालिसिस थी, ये वाली। ये जो टॉप दिख रहा है ना, आपको पता है कि क्रूड ऑयल बहुत ही नीचे से ऊपर आ रहा है, ये दिख रहा है आपको? ये यहाँ से ये नेगेटिव में, आपको आप लोगों ने कभी नेगेटिव में नहीं देखा हो ऑयल को, तो ये देखिए, ये माइनस जीरो, ये बिल्कुल 0.120 पे क्रूड ऑयल आ चुका था। क्योंकि ये फ्यूचर नहीं है इसलिए ये 0 पे दिखा रहा है, फ्यूचर का चार्ट और नीचे गया था। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर गया, यहाँ तक आया, यहाँ तक ये मूव एग्जॉस्ट हो चुकी है, फिर ये इस लेवल में थोड़ा सा और ऊपर आया, फिर ये यहाँ नीचे गया, फिर ये ऊपर आया। अब यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस का लेवल है ये इसके आसपास में है, ये डेली का चार्ट है तो आपको दिख रहा है ये। तो यहाँ पे सारे जो है, सारे जितनी बातें बताई वो सारी चीज यहाँ पे आपको बाई बता रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे जब जाएंगे, ये रेसिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, उसके बाद इसने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, ये देखिए रेसिस्टेंस का लेवल था, इसने यहाँ पे इस कैंडल इसको ब्रेक किया। ये डेली का टाइम फ्रेम है, 3-4 दिन कैंडल, एक हफ्ते तक इसके ऊपर में बनती रही, लेकिन सारी कैंडल रेड बनी, सारे कैंडल में वीकनेस था, बन रही है इस रेसिस्टेंस के ऊपर में, लेकिन सब में क्या है, वीकनेस है। इस कैंडल ने एग्जैक्टली इसको रिटेस्ट किया, अब ये ऊपर आ गया। फिर अगला रेसिस्टेंस आपको कहाँ दिख रहा है? इस लेवल पे दिख रहा है, $46 पे। इसको मैं $46 पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि $46 एक राउंड नंबर है, तो यहाँ पे जो है एक, ये क्या हो रहा है,
जो ट्रैप है उसको मैं सिर्फ एक छोटे से एग्जांपल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इसमें फंसा था। अब मैं 30 मिनट्स के चार्ट पे आ जाता हूँ। तो कुछ दिन से 30 मिनट्स के चार्ट पे ये दिखा था, ये 30 मिनट्स के चार्ट पे ये आपको बॉटम दिख रहा है, ये वाला, सॉरी ये टॉप दिख रहा है, ये दो स्विंग हाई दिख रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। प्राइस जब यहाँ पे था, ये ट्रेडिंग में नया फीचर ऐड हो गया है, क्लिक करते ही एक लाइन डॉट आ जा रहा है फिर से। अब ये देखिए, मुझे ये टॉप दिख रहा था और ये स्विंग लो दिख रहा था, ये स्विंग हाई दिख रहा था जो इसके नीचे था। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था, मैंने कहा कि यार मार्केट इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये मार्केट ने ऐसा ब्रेकआउट दिया, ये नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद हाँ, उसके बाद इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, 47 का लेवल ब्रेक किया, 46 47 का लेवल, और ये यहाँ तक ऊपर चला गया। ये दिख रहा है 30 मिनट्स के चार्ट पे। लेकिन ये देखिए, ये जो मूव आया है वो कितना शार्प मूव आया है, 1 2 3 3 कैंडल, तीनों कैंडल बहुत ऊपर की तरफ है, सबकी क्लोजिंग ऊपर में, बहुत बुलिशनेस है, और अगली कैंडल ने रेड बना दिया। यानी कि प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं और आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है, तो ये इतना ज्यादा बुल कैंडल बनने के बाद में अगली कैंडल बुल कैंडल नहीं बनी, सीधा बेयर कैंडल बन रही है, और फिर अगली कैंडल जो है इस बेयर कैंडल के बाद में अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, आप यहाँ पे एंट्री लेंगे विद दिस स्टॉप लॉस, आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। मैं जो फंसा था वो पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा है। अब मैं जो क्या करता हूँ, इसको 15 मिनट्स पे ले आता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए तो मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होता, अगर यहाँ पे किसी ने बाई किया कि भैया यहाँ पे तो बहुत बुलिशनेस है, यहाँ पर जो है मैं बाई कर लेता हूँ, ये नीचे, यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, तो देखिए ये नीचे आ गए। एनीवे छोड़िए, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली मैं यहाँ पे फंसा कैसे था, तो इस चीज को भूल जाइए। अभी मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दूंगा। मैं यहाँ पे जो है ना, किसी को मैंने यहाँ पे सेल कराया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेल कराया इस कैंडल पे, यहाँ पे सेल कराया था, और मैंने छोटा टाइम फ्रेम देख लिया था, जल्दबाजी में 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखा था, यहाँ पे शायद मैं फंसा था। हाँ, मैं यहाँ पे सेल कराया था, ये जो दिख रहा है ना, ये कैंडल, ये रेड कैंडल, हाँ जल्दबाजी में यही देखिए, ये 5 मिनट्स का चार्ट फ्रेम था, इंट्राडे में था, वो भाई साहब फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे थे। ये कैंडल बनी और फिर ये कैंडल बन गई। ये जैसे ये कैंडल बनी, मैं फोन में चार्ट देख रहा था, बड़ा सा फोन है, उसमें चार्ट देख रहा था, इस रेड कैंडल के बनते ही मैंने सेल करने को बोल दिया। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि अगली जो कैंडल बन रही है ये ग्रीन बन रही है, ये इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया है, तो यहाँ पे असल में जो है सेल बनता नहीं है। शर्त ये है कि अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करना चाहिए। फिर देखिए ये मैं ट्रैप हो गया, ये ऊपर चला गया, वो भाई साहब इस एरिया में निकल गए थे, तो छोटा सा लॉस हुआ उनको। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में हैं और आप बाई करने जा रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड करने जा रहे हैं, तो अब ये 5 मिनट का चार्ट है, लेकिन आप मान लीजिए कि ये डेली कैंडल है, 1 डे का चार्ट है, तो आपको ये देखना है कि इसमें एग्जॉर्शन मूव तो नहीं आ गया। ये देखिए, ये जो मूव है ये एग्जॉर्शन का मूव है, क्योंकि अभी सारी कैंडल छोटी छोटी है, सारी छोटी छोटी कैंडल है, ये कैंडल सबसे बड़ी है, उसके बाद में ये रेड कैंडल बना, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो है कोई भी ट्रेड आप लेते हैं उसमें आपका सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 60% ही होती है, चाहे वो कितना भी बढ़िया ट्रेड क्यों ना। 40% हमेशा याद रखिए कि आपका स्टॉप लॉस जाने की संभावना है। ये एग्जॉर्शन मूव था, लेकिन ये हुआ नहीं क्योंकि मार्केट और ऊपर चली गई। तो जब इस एरिया में आप स्पेशली अगर आप बाई कर रहे हैं, अगर आप क्योंकि आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, तो आप बहुत ही सावधानी से बाई करेंगे, जल्दबाजी में ट्रेंड में नहीं एंटर कर जाएंगे भैया इसने इसको ब्रेक कर दिया, आप जो है तुरंत एंटर कर जाओ। तो तुरंत एंटर कर दें, तुरंत एग्जिट करने के लिए भी रेडी रहिए जब प्राइस इस तरह से नीचे की तरफ आने लगे तो, ठीक है। वैसे मैंने आपको जो लोग पुराने हैं, जो लोग बिल्कुल दिसंबर बैच में ज्वाइन किया है वो तो नहीं, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनको मैंने एग्जॉर्शन कैंडल के बारे में बताया हुआ है। जो दिसंबर बैच के 2 लोग हैं इसमें, उनको मैं बोलूंगा कि आपको मैं और डिटेल में एग्जॉर्शन मूव के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये एग्जॉर्शन कैंडल बनता है, उस एग्जॉर्शन कैंडल को समझिए। और जब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो क्या ये मूव एग्जॉस्ट हो चुका है, यानी कि ये मूव कंप्लीट हो चुका है, क्या इसके और ऊपर जाने की संभावना, ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुके हैं अब इसके और ऊपर जाने की संभावना नहीं है, तो उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। इसको मैं बोलूंगा ट्रैप, तो ट्रैप से बचिए। शुरू में अगर आपको ट्रैप समझ में ना आए तो मेरे से पर्सनली पूछ लीजिएगा, या जो बातें मैंने एग्जॉर्शन मूव के बारे में बताई हुई है ट्रेनिंग सेशन में, उसको एक बार फॉलो अप कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्रूड ऑयल में बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था, इसलिए मैंने बीच में छोड़ दिया। जी, कोई आपने DHLF कहा था ना शायद? यस यस सर। ये सर लास्ट 2 वीक से ना इसमें मतलब अपर सर्किट लग रहा है।
तो मैं इसको 17 से ना बाय करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने बाय करा नहीं इसको। आज ये 41 42 पे चला गया। क्या बताया था आपने? DH? DHFL, याद तो नहीं रहा, वो तुम बोलो। हाँ ये ये वाला, हाँ जी, दीवान हाउस। DFL के साथ ही आता है ना ये, मेरे ख्याल से अच्छा, उसी ग्रुप का शेयर 36 है पे ये। चल रहा है अभी। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, 38 पे है अभी। हाँ देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा। ये इसका है, रियलिटी सेक्टर का ये स्टॉक है, ठीक है। अब ये 41 पे, असल में इसमें बाई तो यही बनती थी। ये डेट देखिए क्या है, अक्टूबर नवंबर का डेट है। जैसे ही कोरोना वायरस का सिचुएशन ठीक हुआ ना, वैसे एक चीज आप समझिए कि थोड़ा सा अगर फंडामेंटल के बारे में अगर आप जाने, तो अगर जो है हमारे जो ऑफिसेस खुलेंगे, जैसे ज्यादातर लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से हो क्या रहा है कि उनके जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको ऑफिस स्पेस की जरूरत पड़ नहीं रही है, कम ऑफिस स्पेस की जरूरत पड़ रही है। तो जो जो DFL है या फिर DHFL है, ये सारे जो कंपनीज है, इनको लॉस हो रहा है, क्योंकि इनका जो मेन जो पैसा आता है, इनको आता है रेंट से, ठीक है। और इनको रेंट मिल नहीं रहा है अभी, क्योंकि एक तो वायरस की वजह से बिजनेस डाउन है, और दूसरा क्या, ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वायरस की सिचुएशन ठीक होगी, वैसे ज्यादा से ज्यादा जो कमर्शियलाइजेशन होगा, जब दुकानें खुलेंगी, जब मॉल्स खुलेंगे, या किसी मॉल्स का जब आप फंडामेंटल पढ़ेंगे, तो उसमें ज्यादातर DFL का ही इसमें शेयर होता है, या DFL के बिल्डिंग में ही वो मॉल बनी होती है। तो जब रेंट आने स्टार्ट होंगे, तो ये स्टॉक बिल्कुल ही ऊपर जाएगा। तो इसमें मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो यार इसमें तो सर्किट लगाता है वो ऊपर जा रहा है। इसमें इसका फंडामेंटल मुझे देखना होगा। फंडामेंटल एक बार आप देख ही लेते हैं, आपने पूछा था, ताकि आप लोग भी देख सके। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, screener.com पे जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बताया जाएगा, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं। ये 1309 करोड़ की कंपनी है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। और मैं इसी का पीयर है, देखिए आप इसी के बारे में जब और देखेंगे, तो इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। तो ये सिर्फ फाइनेंस करती है ये, फिर भी वो सेम ही होगा। मैं इसी ग्रुप का लेता हूँ, DFL, क्योंकि मुझे जहां तक याद है, ये DFL ग्रुप के अंदर ही आता है ये DHFL। दोनों के जो है प्रमोटर सेम ही है। ये मैंने DLF कर रहा हूँ, DLF लिमिटेड। ये देखिए, ये 54,000 करोड़ की कंपनी है। तो DHFL देने से अच्छा है कि ये DLF लीजिए। DLF की बिल्डिंग आप लोग ने देखी होगी, आप लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो हर जो बड़ी कंपनी तो DFL के बिल्डिंग में रहती है, DLF की बिल्डिंग में। तो DLF का स्टॉक लीजिए, इसके अंदर में बहुत अभी अपमूव बाकी है। ये 200 रुपए के आसपास में होगा, 219 रुपए के आसपास में। ये 400-500 के ऊपर जाने की संभावना है। और अगर अगर जो है बीजेपी की सरकार कमजोर होती है, और जो है कांग्रेस कहीं से भी मजबूत होनी स्टार्ट होती है, जो कि होने की संभावना है, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, अगर बीजेपी थोड़ी भी अगर कमजोर हुई ना, और कांग्रेस थोड़ा भी मजबूत हुआ, तो ये स्काई रॉकेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा जो है कांग्रेस का इसमें पैसा है। इसके प्रमोटर सारे जो है वही वाड्रा और राहुल गांधी के जो पैसा, जो फंड इधर उधर घूमता है, उनका ये पैसा, उनकी ये कंपनी है। इसलिए बीजेपी जब गवर्नमेंट आई थी, तब देखिए स्टॉक में कैसा शार्प जो है नीचे गया था ये। आप चार्ट उठा कर दीजिए 2014 के बाद से। ये 2014 के बाद इसकी बहुत पिटाई हुई थी। जैसे जैसे कांग्रेस ऊपर जाएगी, वैसे वैसे DLF ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे ऑफिसेस खुलेंगे, वैसे वैसे ऊपर जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक ज्यादा अच्छा है DHFL से। अगर DHFL में आपको एंट्री मिल जाती तो ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखिए कि वो पेनी स्टॉक की तरह वो है। वो जब नीचे आएगा तो सर्किट लगाता हुआ नीचे आएगा, फिर आपको एग्जिट नहीं मिलेगा वहां से, ठीक है। तो एग्जिट के बारे में सोच लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को काम दूंगा, मैं फिर से बोलूंगा भैया, ये सारी चीजें जो है मैं बोलता रहूंगा, मैं ही सीखता रहूंगा। मैं आप लोग को बोलूंगा, जो तरीका मैंने आज बताया आप लोग को पोर्टफोलियो बनाने का, उस तरीके पे काम कीजिए। मैं आपको एक एक जो है आर्टिकल फॉरवर्ड करूंगा। वो आर्टिकल लिखा है पीटर बफेट ने। पीटर बफेट कौन है? वॉरेन बफेट का बेटा। तो वॉरेन बफेट का जो जो बेटा है, उसने एक बुक लिखी है। मैंने वो बुक नहीं पढ़ी है, लेकिन उसका बुक का जो समरी है वो मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल में। तो उसमें वो बताता था कि उसका फादर जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम वॉरेन बफेट अपने घर से काम किया, वो लिटरली जो है 8-8 घंटे 10-10 घंटे कंपनीज के बैलेंस शीट को पढ़ने में गुजारते थे, जब व्हेन ही वाज यंग। उस वक्त क्या था, कंप्यूटर तो था नहीं, कंप्यूटर तो आज भी यूज नहीं करते हैं। तो वो जो है लिटरली जो है बैलेंस शीट, कंपनी को लेटर लिखते थे, कंपनी वाले उनको अपना कोई डॉक्यूमेंट स्टडी के लिए भेजते थे, फिर वो पेपर पलट पलट के स्टडी करते थे। आजकल हर कुछ जो है उस कंपनी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप जो है कम से कम रिसर्च तो कीजिए। आपको चार्ट देखना है, और चार्ट देख के screener.com पे ये सब मार्केट कैप देख लेना है। कोई भी कंपनी आपको जो है
उठानी है, उसका मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए। जैसे DHFL और DFL है, तो DFL को मैं लेने की सलाह दूंगा, DHFL को नहीं लेने की सलाह दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, मैं अपना आज आज का जो थॉट है, उस थॉट या आज का जो न्यूज में जो इकोनॉमिक टाइम्स से ज्यादातर जो चीजें चल रही है उसके बारे में बताता हूँ। आपको पता है कि अ, अभी जो है यूएस में प्रेसिडेंट चेंज हुआ है। देखिए, आपको अगर शेयर मार्केट में रहना है तो आपको इकोनॉमी के बारे में जानना होगा। यूएस में ट्रम्प साहब को गुड बाय बोल दिया गया है और अब आए हैं जो बिडेन। तो ट्रम्प जो मैनेजमेंट है, जो ट्रम्प गवर्नमेंट है, ये जो है जो पूरी दुनिया में जो कमिटी है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, उसका कुछ नाम है, उससे जो है ट्रम्प ने यूएस को बाहर खींच लिया था। बोला भैया हमें कोई मतलब नहीं है भैया, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो रहा है और जो है पोल्स पे जो है बर्फ पिघल रहा है, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, यूएस का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, सारा जो है चाइना करता है, चाइना ही सबसे बदमाश है भैया, सब उससे जाके पैसे मांगो, हम इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और यूएस ने वापस खींच लिया अपना हाथ वहां से। जैसे जो बिडेन आया, उसने अपने इलेक्शन के जो उनका मेमो होता है उसमें उसने लिखा था कि अगर मैं जीतता हूं तो ये जो हमारी जो इंटरनेशनल कमिटी है उसमें मैं दोबारा पार्टिसिपेट करूंगा, और जो बिडेन जीतता है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब होगा क्या, अब जो दुनिया की इकोनॉमी होने वाली है वो होने वाली है चेंज। अब जो जितनी कारें आएंगी, अब जो है बैटरी से चलने वाली कारों पर ज्यादा जोर दिया जाएगा बजाय कि जो डीजल पे चलने वाली कार है, क्योंकि यूएस जो है अब जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट चेंज हो चुका है। अब इंडिया के बारे में भी बताऊंगा कि इंडिया में भी जो ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक है ना, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ये बहुत ही ग्रो करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक कंपनी का नाम आपको पता होगा, अदानी ग्रीन्स। अदानी ग्रीन जो है 2 साल पहले 25 रुपए में ट्रेड किया करता था, 25 रुपीज में, और आज कितने पर ट्रेड करता है, 1000 रुपए के ऊपर, 1000 के ऊपर ट्रेड करता है। तो 25 रुपए 2 साल में 1000 बन गया, अगर आपने इसमें अपनी पोजीशन बनाई होती तो। आज ये स्टॉक इतना ऊपर है कि इस स्टॉक का वैल्यूएशन, इससे खुद का कंपनी का जो वैल्यूएशन है उससे 10 गुना ज्यादा है या 2 गुना ज्यादा है, नॉट श्योर, मैं जल्दी से पढ़ रहा था। लेकिन जो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो जो है कंपनी के वैल्यूएशन से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है मेरे ख्याल से अदानी ग्रीन में एंटर करने का कोई मतलब नहीं है, अगर एंटर करेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है उसका मूव। अकॉर्डिंग टू मी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है कि यहाँ से अभी 1000 से 2000 भी चले जाए एक महीने में, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ऑलरेडी बहुत बड़ा ये मूव दे चुका है, ठीक है। अब आपको ये एक आइडिया मिल गया। देखिए, जरूरी ये होता है कि आपके दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए, और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है। ये चेस का गेम है, ये कैरम बोर्ड का गेम है, इसमें जो है बैठ के आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आपको एक आइडिया दिया और उस आइडिया में आप मेरी हेल्प करेंगे, तो आप भी रिसर्च कीजिए कि ग्रीन एनर्जी का जो है ना का फ्यूचर पूरे दुनिया में बहुत अच्छा है। और पूरी दुनिया में बहुत अच्छा है तो इंडिया में भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश में ही है, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी के कितने स्टॉक है जो एनएससी में लिस्टेड है या बीएससी में लिस्टेड है, तो आपको यहाँ पे ये मिल गया, एनएससी में लिस्टेड है और बीएससी में लिस्टेड कंपनी मिल गया। अब आपको देखना है कि अगर आपको जो है पोर्टफोलियो बनाना है, 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप चाहते हैं कि यार 5000 रुपए या 10,000 रुपए जो है मैं ग्रीन एनर्जी, जो इंडिया में जो कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी के लिए काम करते हैं उनमें मैं इन्वेस्ट करूं। तो आपके पास में ये लिस्ट मिल गया जो ग्रीन एनर्जी में जो काम करते हैं। अब आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पेनी स्टॉक में तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप खुद जो है अभी बहुत ही छोटे लेवल पर काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप किसमें इन्वेस्ट करेंगे? कम से कम जिसका मार्केट पहला जो है, जो डेटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप कहें कि मार्केट कैप उसका अच्छा होना चाहिए। तो आपके पास जितने भी स्टॉक हैं जो एनएससी बीएससी में ट्रेड करते हैं उसका मार्केट कैप यहाँ पे दिख गया है। जेपी पावर है, 2654 करोड़ का मार्केट कैप है, करोड़ का होगा ये इंडो विंड एनर्जी 38 करोड़ का मार्केट कैप है, इसको आप डिलीट कर देंगे। इतने छोटे स्टॉक में तो आप जाएंगे नहीं, और इसमें मेरे ख्याल से ट्रेड भी बहुत कम होता होगा, जैसे 6% ये ऊपर गया था। अब आप करेंगे क्या कि अब आप बैठ के इसमें थोड़ा सा करेंगे आप रिसर्च। जैसे रिलायंस पावर है, केएसके एनर्जी है, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। अब इन सारे स्टॉक्स को आप नोट कीजिए और सबका चार्ट लगाकर देखिए, ठीक है। और सबका जो है आप screener.com मैंने आपको दिखा दिया है, इसको जाके यहाँ पे मार्केट कैप देखिए, ये जो है इसका पी रेशियो क्या है, इसका बुक वैल्यू क्या है, क्या उस स्टॉक का यहाँ पे प्रोज क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, ये देखिए। और आप डिसाइड कीजिए कि अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना हुआ ग्रीन एनर्जी में, जो कि इन्वेस्ट करना ही चाहिए आपको, आप पोर्टफोलियो अगर बना रहे तो कौन सा स्टॉक चूज करेंगे?
इतने सारे स्टॉक है, आपको वो सारा स्टॉक ढूंढिए जो अच्छे स्टॉक्स है, जिसका शर्त क्या है, मार्केट कैप अच्छा होना चाहिए और वो स्टॉक जो है बहुत ज्यादा ऊपर अभी नहीं गया हो, ठीक है। आप ढूंढिए, मैंने खुद अभी नहीं ढूंढा है, ये मुझे खुद अपने लिए करना है। मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप लोग कीजिए ये चार्ट अपने जो है ये इस सारे स्टॉक का चार्ट आप ऐड कीजिए अपने वॉच लिस्ट में, और सबका चार्ट देखिए विद मार्केट कैप विद screener.com पे, और एक रिपोर्ट तैयार कीजिए एक्सेल शीट में या व्हाइट पेपर पे, और ग्रुप में शेयर कीजिए। देखिए कितना अच्छा लगेगा, आपका भी, आपको मेहनत करेंगे, आपको भी चीजें समझ में आएंगी, और जो है आपको स्टॉक ढूंढने की आदत पड़ेगी। तो पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक मजदूर सुबह उठ के जाता है, हेलो। मजदूरी करता है, चाय बनाने वाला चाय बना के बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है शाम में। हम भी वही है, हम भी मजदूर है, हम भी चाय वाले हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। हेलो अब मैंने सर। आप जी सर, ये कौन सा सेक्टर है जो ग्रीन ग्रीन आप बोल रहे हो? सेक्टर कौन सा इसको बोलते हैं? ग्रीन एनर्जी के बारे में पता है आपको? ग्रीन एनर्जी उसको बोलते हैं जिससे पॉल्यूशन कम हो। तो ओके। जैसे टेस्ला मोटर्स है, टेस्ला जो कार बनाती है वो बैटरी से चलने वाली बनाती है, उससे पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो है। और उसकी जो बैटरी होती है वो उसको रिसाइकल करने का भी प्लान है उसका, टेस्ला का, ठीक है। तो पॉल्यूशन हो गया जीरो। तो वैसे ही जो इंडिया में जितनी पावर कंपनीज है ना, अब आप सोचे कि पेट्रोल पे डीजल पे डिपेंडेंसी इंडिया की कम होगी, क्योंकि अगर ये हम डिपेंडेंट रहेंगे तो पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि हम लोग के इंसान जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ग्रीन एनर्जी के लिए स्पेशल बजट आता है यूएस में। तो जो बिडेन उसने बोल दिया कि हम बहुत ही एक्टिव स्टेप लेंगे ग्रीन एनर्जी के लिए। तो इंडिया में भी ये जितने स्टॉक दिख रहे हैं ना, इसमें से कोई ना कोई स्टॉक ऐसा है जो आने वाले 5 साल में जो है 500 गुना हो जाएगा। आपको पता करना है कि वो कौन सा स्टॉक है जिसके होने की संभावना सबसे ज्यादा है, वो एक दो स्टॉक, और वो स्टॉक को निकालिए, उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। सिंपल सा फंडा है, 5 साल का पॉइंट ऑफ व्यू रख के आपका पैसा जो है 500 गुना हो जाएगा। लेकिन उस 500 गुना के पैसे के लिए अभी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो भैया जो रिसर्च करेगा उसको मिलेगा, जिसको जो नहीं करेगा वो नहीं मिलेगा। और बाद में सर पीटेंगे लोग, और लोग स्टॉक मार्केट में कहेंगे यहाँ तो पैसा बनता ही नहीं है। अरे भैया मेहनत कब किए थे कि पैसा बनेगा? पहले मेहनत तो करो, ठीक है। सर एक बार रिलायंस पावर का चार्ट देखना। रिलायंस पावर अच्छा है, लेकिन वही है कि देखिए रिलायंस पावर जो है ना, ये रिलायंस जो मुझे जहां तक पता है, ये मुकेश अंबानी है बीजेपी के साइड, और ये ये दूसरा क्या, नील अंबानी जो है ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्यादा रहता है। तो अगर कांग्रेस की हम्म। सरकार आई तो रिलायंस पावर फिर से ऊपर जाएगा। ये वही रिलायंस पावर है जो कभी जो जिसका आईपीओ सबसे ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था अपने जमाने में। ये देख रहे हैं कहाँ से गया था ये, और भी ऊपर। इसका चार्ट अगर आप पुराना चार्ट लगाएं, 1 वीक का चार्ट लगाएं, 1 वीक छोड़िए, मैं मंथली चार्ट उसका 1 मंथ का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये कहाँ से गिरा है ये इसने 400। 336 350 330 का हाई लगाया था, और अभी 3 रुपए 95 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। अब आप जो तो है सर थोड़ा, इसको बाय कर सकते हैं ना? देखिए मैं फिर से बोलूंगा कि ये हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है कि 1-2 रुपए पे आपको रुक जाए। रिलायंस पावर के पास में इसका बैलेंस शीट पढ़िए, यहाँ पे आप टाइप कीजिए रिलायंस पावर, इसका बैलेंस शीट पढ़िए, और यहाँ पे इसको कौन से देखिए ये कंपनी कितनी डेट में है, कर्जा कितने ऊपर कितना ज्यादा है। कर्जा हर कंपनी के ऊपर में कर्जा देखना जरूरी है। आप रिलायंस पावर का रिपोर्ट तैयार कीजिए अपने अपने एक्सेल शीट पे, पेपर पे, और इनका इनका भी इन सबका जो है आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। आप देखिए कि किसका मार्केट कैप भी ठीक ठाक है और किसके पास में कर्जा कम है। देखिए जिंदगी में तरक्की वही इंसान करता है जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होता। आपने कभी सुना है कोई इंसान आज से 5 साल पहले कर्जा में था और आज जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है? अरे भैया जो इंसान कर्जे में हो कभी अच्छा नहीं कर सकता है, जो 18% का इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे पे करता है। क्रेडिट कार्ड तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है दुनिया में, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो रिलायंस पावर का बारे में आपको पता चल गया, वैसे इतने सारे कंपनी है, सबका थोड़ा सा वॉरेन बफेट की फीलिंग तो ले आइए, थोड़ा रिसर्च तो कीजिए भैया। रिसर्च करेंगे तभी कुछ पता चलेगा, और मेरे साथ भी शेयर कीजिए, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। वरना मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तो रिसर्च करूंगा ही, जब मेरे पास पैसे होंगे जो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो। क्या एनटीपीसी भी है? एनटीपीसी भी हो सकता है। सुजलॉन एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं, ये सुजलॉन एनर्जी काफी अच्छा स्टॉक है, इसके बारे में इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। सुजलॉन एनर्जी का अगर यूएस से टाई अप है तब तो 3,000 करोड़ की कंपनी है। क्रोज क्या है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, इसका डेट कम हुआ है, यानी कि ये पहले से कम हुआ है, यानी कि अब से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। क्यों? नंबर एक, ग्रीन एनर्जी में जो है बहुत बढ़िया अभी फ्यूचर है। दूसरा, इसका डेट कम हुआ है, यानी कि आगे भी कम होगा और ऊपर जाने की संभावना पूरी पूरी, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसके पास में डेट कम है।
आप स्टॉक को एक इंसान की तरह समझिए, क्या ये इंसान आगे बढ़ सकता है लाइफ में? तो इसका सुजॉन एनर्जी जो इंसान है ये बोल रहा है कि मैंने अपना कर्जा कम कर लिया, तो कर्जा कम कर लिया, यानी कि अब तुम प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, तो उसको आप ले सकते हैं। तो गूगल कीजिए इसके बारे में, बहुत सारे टूल्स है आपके पास में, सारे टूल्स यूज कीजिए और पता कीजिए आप, ठीक है। ओके। देखिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रोमोटर्स हैव प्लेस्ड 88.54% ऑफ देयर होल्डिंग, 88% शेयर जो है वो गिरवी रखे हुए हैं, लेकिन गिरवी किसके पास रखे हुए हैं ये भी देखिए आप एक बार। आप जो है इसका जो है प्रॉफिट लॉस छोड़िए, बैलेंस शीट पढ़िए, कैश फ्लो रेशियो, शेयर होल्डिंग पैटर्न, एफआईज के पास में, प्रोमोटर के पास में 17% शेयर है, और ये 17% शेयर जो है ये इनमें से 88% शेयर जो है वो गिरवी रखा हुआ है बैंक के पास में। एफआईज का 3% है, डीआईज का 14% है, 65% जो है इसका लोगों के पास में। अगर लोगों के पास में शेयर ज्यादा है तो ये अच्छी बात नहीं है, शेयर ज्यादा प्रोमोटर के पास होना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर तुरंत बेच के नहीं भागते हैं, ठीक है। तो इसको आप पेनी स्टॉक में काउंट करेंगे, लेकिन फ्यूचर अच्छा है क्योंकि इसने एक अपना डेट को रिड्यूस किया है, यानी कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन 20 साल के लिए कितने पोजीशन आप बना सकते हैं जिसमें आप श्योर हैं कि भैया ये तो बिल्कुल जो है 1000 गुना होने वाला है, जो कि होते हैं स्टॉक, तो उसके लिए आपको बैठ के इन सारे स्टॉक्स पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप इस पे रिसर्च कर देंगे, आपकी अगली जनरेशन सुधर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ये रिसर्च किया था और आपने एक ऐसा स्टॉक लिया था जो 1000 गुना हो गया 10 साल में, ठीक है। देखिए आपको आपको जो है वही आपका जो है बिल्डिंग फ्लैट सब खरीद देगा एक ही स्टॉक आपका, ठीक है। ऐसे स्टॉक की कहानी तो आप सुनते ही, ये स्टॉक ने वो कर दिया, ये स्टॉक ने वो कर दिया, तो वो तो कर चुके हैं, उससे आपका क्या लेना देना। कौन सा करने वाला है ये पता करना है, तो आपको आपको सेक्टर पता चल गया, ग्रीन एनर्जी का सेक्टर का वो स्टॉक होगा, ठीक है। अब स्टॉक ढूंढ लीजिए आप और मुझे भी बताइए, मुझे दिखेगा तो मैं बताऊंगा आपको। एक और स्टॉक है सरफराज जी, आईटीआई, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए वो सेशन खत्म होने वाला है, मैं देख के जो है ग्रुप में बता दूंगा आईटीआई, और आप लोग भी कुछ देखिए, चेक कीजिए और ग्रुप में अपडेट कीजिए कि ये पर्टिकुलर स्टॉक है जी। सर एक मिनट वो देखना, एनटीपीसी देखना जी प्लीज। एनटीपीसी बहुत बढ़िया है, मैंने देखा बहुत बढ़िया जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा करेक्शन का वेट कर लीजिए थोड़ा एनटीपीसी। नहीं सर बीटीएसटी के लिए बोल रहा हूँ मैं तो अभी। अरे यार बीटीएसटी के आप मेरे से ज्यादा अच्छा जानते हैं, मैं तो यही बोलूंगा, वैसे मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है। ओके थैंक यू। मुझे याद है एनटीपीसी लास्ट मोमेंट में भी अच्छा मूव किया था, मुझे पता था कि आप एनटीपीसी चूज करेंगे, बढ़िया स्टॉक है, अच्छा किया था। वैसे एनटीपीसी आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, मैंने उसका चार्ट देखा था, ठीक है। जी सर। चलिए मुझे जरा निकलना है बाहर एक छोटे से काम से, फिर सेशन होगा। आप लोगों को जो मैंने बताया आज की बात आप ध्यान रखेंगे, आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने बताया स्टॉक मार्केट में तभी रहिए जब आप स्टॉक मार्केट को इतना अच्छा समझते हैं कि आप उससे शादी कर सके। किसी भी स्टॉक में आप तभी पोजीशन बनाइए जब आप उस स्टॉक का प्यार करने लगे, क्योंकि इतना बढ़िया स्टॉक है यार मत पूछो। लेकिन वैसा स्टॉक ढूंढने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप जो है रिसर्च कीजिए, रिसर्च करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, यही स्टॉक जो है 10-10 हजार गुना हो जाएंगे, तो कल आप बोलेंगे कि ये स्टॉक मैंने चूज किया था। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए